प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ल। आज के इस एपिसोड में रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या भी देखेंगे और आप सबके सवालों के जवाब भी देखेंगे और आपकी तैयारी भी देखेंगे और कमी भी बताएंगे कि इस क्षेत्र में हमें और तैयारी करनी बाकी रह गई है। साथियों, आप जानते हैं कि DEET+B, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी राज्य का कोई भी पेपर हो जो टीजीटी पीजीटी करवाया जाता है, उसके सभी कोर्सेज, सभी विषयों के कोर्सेज पेपर 1 और सब्जेक्ट के साथ टीचर्स एकेडमी पर उपलब्ध हैं। ये उसी के एक पैरेंटल संस्था है। तो आप हमारे यहां व्हाट्सएप करके हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। 9628959237 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सभी साथी जुड़ चुके हैं, एक बार आवाज आप सब बता दीजिए, आवाज मिल रही है और वीडियो चल रहा है। चलिए एक बार सब लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। अब क्लास को आगे हम जारी रखते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है कि महाराज जसवंत सिंह का जन्म काल कहां पर ठहरता है? महाराजा जसवंत सिंह। चलिए, तो हम लोग रीतिकाल के ही प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। रीतिकाल में महाराजा जसवंत सिंह का नाम आता है। तो महाराजा जसवंत सिंह का जो समय है वो कहां पर है? देखिए, महाराजा जसवंत सिंह की बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह जो हैं ये अलंकार विषयक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसका नाम क्या है? भाषा भूषण है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, अगर किसी भी रचना में भूषण शब्द लग जाता है या किसी भी रचना में भूषण शब्द आ जाए तो आप ये तुक्का मार सकते हैं कि यह रचना अलंकार विषयक है, क्योंकि रीतिकाल में एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना अलंकार पर आधारित है, अलंकार विषयक ग्रंथ है। तो महाराजा जसवंत सिंह की जो रचना है भाषा भूषण, वह अलंकार विषयक ग्रंथ है। इसी तरीके से एक रचना आपको मिलेगी ललित ललाम। ललित ललाम, अब यहां मैं इसको बताऊं कि देखिए ललित ललाम, ललित जो है लाल रंग की ललाम लगाता है या लगाम लगाता है। तो लगाम क्या है? आभूषण का काम करता है। तो यह भी किस तरह का ग्रंथ हो गया? यह भी आपके अलंकार से संबंधित ग्रंथ हो गया, ललित ललाम। और अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका, अभी अभी ग्रंथ देखें तो इसमें अलंकार लगा हुआ है, मतिराम की रचना है, तो इसमें कोई भी हमको दिक्कत नहीं होगी। भाषा भूषण दो लोगों ने लिखा है, एक लिखा है श्रीधर ने, तो श्रीधर ने भी भाषा भूषण लिखा है, और भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह ने भी भाषा भूषण नामक ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, इसके अलावा कर्णाभरण, कर्णाभरण। अब मान लीजिए आप क्या करेंगे, आप छायावाद में चलिए। तो छायावाद में कविता है, क्या है? हाँ, तो क्या रचना है कि बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं कैसे ये लोचन। तो नई नई तरह की कल्पना का वहां पर शुरुआत हो चुकी थी, तो वो बालों में लोचन फंसाना चाहते हैं। यहां कर्णाभरण यानी कान में अगर कोई चीज पहना जाएगा तो क्या होगा? वो अलंकार होगा। और कान में अलंकार कौन पहनाएंगे? तो गोविंद पहनाएंगे ना। इस तरह से इसको याद रखेंगे। भारती भूषण, भारती भूषण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारती भूषण किसका ग्रंथ है? गिरधर दास का है, गिरधर दास का है। अब यहां देखते हैं कि जो सवाल आया है, डॉक्टर सविता जी आ गई हैं, सुबोधनी, छाया, रामा, रंजना, संध्या, कल्पना, उषा, विनीता, सबका स्वागत है। तो इसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 1627 या 1626, ये आप सबके उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि जो एग्जैक्ट डेट है वो इसमें नहीं दी गई है। आप अगर इस सवाल को देखें तो सही डेट नहीं दी गई है। इनकी सही डेट क्या है?
1626 ईस्वी है। लेकिन अब इसके नजदीक कौन सा है, तो संवत 1626 लिखा है, जो कि गलत है। इनकी तिथि 1627 इसमें दी गई है, जो इसके आसपास ठहरती है। तो इस अनुसार हम ए उत्तर लगाएंगे, जबकि इनकी वास्तविक जो तिथि है वो क्या है, 1626 ईस्वी है। ठीक है, कंफर्म में हो गया। अगले सवाल पे चलते। पद्माकर का जन्म हुआ था, पद्माकर का जन्म हुआ था। तो पद्माकर के और जो, क्योंकि पद्माकर कैसे कवि हैं, अगर आप पद्माकर को पढ़ते हैं तो अंतिम कवियों में पढ़ते हैं। पद्माकर को हम रीतिकाल के अंतिम कवियों में पढ़ते हैं, अंत के कवियों में। तो अंत के कवि और कौन से हैं जो इनके आसपास ठहरते हैं? एक आपको कवि मिलेंगे गोप, 1716 ईस्वी। इसके अलावा रसिक गोविंद, इनका समय 1743। अमीर दास, सत्रह तिरासी। ग्वाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, 1791। कृष्ण कवि, दत्तक पुत्र बिहारी के, 1720। तो ये सब कौन है, पद्माकर के समकालीन हैं। अब पद्माकर की बात करें, 1753 से 1833 तक इनका समय था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए। बृंद का जन्मकाल क्या है? बृंद, तो बृंद का जो समय है वह क्या है? चलिए बताइए। देखिए, बृंद जो है वो किस धारा में आते हैं, कहां पर ठहरते हैं, यह भी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो बृंद का जो स्वरूप है वह रीति सिद्ध, रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत हम बृंद को पाते हैं। और रीति सिद्ध कवियों में प्रमुख कवि कौन है? सेनापति, जिनका समय है 1589, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधिकर्ता जो कवि हैं बिहारी लाल, इनकी डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1595। 1595 ईस्वी है इनकी डेट। तो बिहारी की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। रसनिधि, रसनिधि का समय है 1603 ईस्वी। और बृंद का जो समय है 1643 ईस्वी। इसमें बेनी वाजपेयी एक आते हैं 1823 में। बेनी वाजपेयी आते हैं। ये सारे जो कवि हैं ये रीति सिद्ध कवियों के तहत आते हैं। सेनापति का जो कवित्र रत्नाकर है उसके चौथे तरंग में राम भक्ति का वर्णन है। तो राम भक्ति और ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं ये सेनापति, प्रकृति वर्णन के लिए। बिहारी लाल जानते हैं आप, ये अपने सतसई की वजह से जाने जाते हैं। तो यहां जो राइट आंसर होगा, बृंद का समय 1643 ईस्वी होगा। अगला सवाल, बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक कौन हैं?
चलिए, ये भी काफी अच्छा सवाल है। बिहारी के ऊपर किसने क्या क्या बातें कही हैं, वो यहां पर कुछ सवालों में आएगा। अब देखिए, बिहारी की जब बात होती है तो एक तो यह भी प्रश्न उठता है कि किसने बिहारी को क्या कहा है, बिहारी पर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक है, करी कमाई सतसई भरी स्वाद अनेक, करी कमाई सतसई, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। भरी स्वाद यह किसकी पंक्ति है? बिहारी के ऊपर। तो अब देखिए, यहां पर अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो यह स्वयं बिहारी की ही पंक्ति है। कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ी देर के लिए आप सब। यह स्वयं बिहारी की पंक्ति है। इसके अलावा बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? शक्कर की रोटी। तो देखिए, कौन कहेगा? पद्म सिंह शर्मा। शक्कर की रोटी कैसे याद होगी? पद्म, पद्म से शक्कर को जोड़ना है। अब आप सब ये बताएं कि पद्म किसे कहते हैं, पद्म का अर्थ क्या होता है, पद्म का अर्थ क्या होता है, तो उससे हम आसानी से जोड़ लेंगे। पद्म का जिसका मतलब होता है कमल का फूल या पौधा। ठीक है, कमल। तो कमल जो होता है उसकी नाभ जो होती है उसमें मीठा रस भरा होता है। ठीक है, कमल भी होता है उसमें मीठा रस भरा होता है। इसके अलावा विष्णु भगवान के लिए भी शब्द प्रयोग किया जाता है, उनके एक स्वरूप के लिए। तो विष्णु भगवान अगर माने तब भी उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। विष्णु भगवान को क्या किया जाता है? शक्कर का भोग लगाया जाता है। और शक्कर का भोग किसके साथ लगाया जाता है? कमल के फूल के साथ शक्कर का भोग। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है, यह भी पूछा जा सकता है। बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है। अब यह भी कथन उन्हीं का है। किसका है? पद्म सिंह शर्मा का। तो पद्म का मतलब अगर आप विष्णु माने, विष्णु का एक स्वरूप माने, तो उनका स्थान भी सबसे ऊंचा है। इस तरह से इसे हम याद कर सकते हैं। इसी तरीके से बिहारी का विरह वर्णन वर्णन सर्वोत्कृष्ट है, यह भी कथन किसका है? पद्म सिंह शर्मा का। रसिकों के हृदय का घर है, रसिकों के हृदय का घर है क्या? सतसई। तो बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं।
प्रश्न का सही जवाब। तो बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बाकी उनके प्रेम को ये स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, इनके प्रेम के लिए क्या कहते हैं कि उच्च भूमि तक नहीं पहुंच पाता, नीचे ही रह जाता है। बिहारी विहार किसकी आलोचनात्मक कृति है? बिहारी बिहार, तो अभी अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। बिहारी बिहार अभी अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, पेड क्लास में अभी चर्चा हुई थी इस पे तुरंत ही। तो अंबिका दत्त व्यास की ये आलोचनात्मक कृति है, बिहारी बिहार। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के लेखक कौन हैं? अब बिहारी सतसई पर सबसे पहली टीका किसने लिखा? बिहारी सतसई पर सबसे पहली टीका किसने लिखा, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो कृष्णलाल की टीका दरअसल जो कृष्ण कवि थे ये बिहारी के दत्तक पुत्र थे। बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि। तो यह बिहारी पर पहली टीका मिलती है। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की है, और अंबिका दत्त व्यास ने किस छंद में लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, रोला छंद में। ठीक है, रोला छंद याद रखिएगा। इसके अलावा तो ला से लाल, ला से लल्लू, तो लाल किसने लिखा? लल्लू लाल। तो ला से लाल और ला से लल्लू, तो इस तरह से आप इसको जोड़ के याद कर सकते हैं कि लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल हैं। ठीक है, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका किसने लिखी? तो यहां ला से लाल और ला से लाल चंद्रिका, इससे आपको ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? बिहारी रत्नाकर। अब देखिए यहां पर नाम में ही रत्नाकर लगा हुआ है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है बताइए, इसमें तीन ही ऑप्शन है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? ना कोई कठिनाई है? नहीं है। तो ऑप्शन है ही नहीं, क ख ग नहीं है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। एक रचना आती है देव और बिहारी, और एक रचना इनकी आती है बिहारी और देव। कई बार इस ट्रिक को याद करा चुका हूं कि जिसमें देव पहले आएंगे उस नाम में भी देव आएंगे। तो कृष्ण बिहारी, कृष्ण कौन है? देव हैं। और जिस नाम में बिहारी पहले आएगा उसमें लाला आएंगे, लाला भगवानी दीन, ऐसे याद रखेंगे। बिहारी की वाग विभूति बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी की वाग विभूति
मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भी याद करा चुका हूं, किसकी है? तो इसमें याद रखना होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहां हमेशा कंफ्यूजन होता है विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो बिहारी की वाग विभूति हो गई, ठीक है। तो बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर राइट हो गया। किस रीतिकालीन काव्यकृति पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी हुई हैं, यानी सबसे ज्यादा टीकाएं किस पर लिखी गई हैं? तो ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, बिहारी तत्सई पर। बिहारी की वाग विभूति के रचनाकार कौन है? अभी अभी हम लोगों ने लिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के आधार पर लगाइए। ये काफी आसान सा सवाल है, चलिए लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे केशव भाई साहब का समय क्या है। तो केशव जो हैं मुख्यतः इन्हें हम भक्ति काल में रखते हैं, और ये किसके समकालीन हैं? तुलसीदास के समकालीन हैं ना। तो इनको हम 1555 अगर रख दें तो आप सबको कोई आपत्ति है? केशव को 1555 दे दिया। सेनापति को हम लोग रीतिकाल में रखते हैं राम कथा, राम कवि और प्रकृति वर्णन। तो ये थोड़ा सा बाद में आएंगे, 1589 ईस्वी में आएंगे। अब एक कवि आते हैं रहीम दास। तो रहीम कौन है? अकबर के नवरत्नों में से एक कवि हैं, यानी ये भी तुलसीदास के समकालीन हैं ना। तो ये 1553 ईस्वी में आएंगे। अब कौन बच रहा है? बनारसी दास। तो बनारसी दास जो थे एक जैन थे, और ये कवि वगैरह लेखक वगैरह नहीं थे, एक व्यापारी थे राजस्थान के। तो व्यापारी होने के नाते इन्होंने बहुत सारा घुमाई की, और जिसके फलस्वरूप इन्होंने एक अपनी आत्मकथा ही लिख डाला। तो इस तरीके से केशव, सेनापति, रहीम और बनारसी दास ये आपके आ जाते हैं। तो 310, सॉरी, ये जो है 10वां सवाल, इसमें देखिए ख यहां आएगा, ग यहां आएगा, घ यहां आएगा, ठीक है। तो अब अगर इसके अनुसार देखें तो सबसे पहले कौन आएंगे? 1553 सबसे पहले रहीम आएंगे, 1555 दूसरे पे केशव आएंगे, 1586 बनारसी दास, और सबसे अंत में आएंगे सेनापति, ठीक है। चलिए, रीतिकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में लिखे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो रीतिकाल के कौन से कवि ने अलंकारों का लक्षण उदाहरण एक ही दोहे में लिखा है? तो अभी अभी हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था। क्या सवाल पढ़ा था? भाषा भूषण। भाषा भूषण के दो रचनाकार हैं, एक तो लिखा है श्रीधर ने और एक लिखा है जसवंत सिंह ने। तो इन दोनों ने लिखा है ग्रंथ भाषा भूषण, जो कि अलंकार विषयक ग्रंथ है। अब इस जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दोनों एक ही दोहे में लिखे गए हैं, ठीक है। अगला सवाल, इन कवियों को कालक्रम के आधार पर लगाइए।
इन कवियों को कालक्रम के आधार पर लगाइए। आप फटाफट बताइए। यहां आते हैं पुहकर कवि। तो पुहकर कवि का और क्या नाम है? पुहकर कवि रसरतन। इसके बाद आते हैं मोहनलाल मिश्र। फिर आते हैं जसवंत सिंह। और फिर आते हैं चिंतामणि। चिंतामणि का समय 1609 है। जसवंत सिंह और सुखदेव मिश्र, इन दोनों का जो समय है एक माना गया है 1626। मोहनलाल मिश्र ठीक है। तो मोहनलाल मिश्र जो हैं ये बहुत ही नए कवि हैं। हाँ, अब इन कवियों को अगर हम देखें और इनका क्रम लगाने का प्रयास करें तो सबसे पहले आपको मोहनलाल मिश्र मिलेंगे। एक नए कवि हैं जिनका नाम मोहनलाल है, लेकिन ये पूरा नाम मोहनलाल मिश्र है। फिर आपको पुहकर मिलेंगे, फिर चिंतामणि मिलेंगे, फिर जसवंत मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे अंत में ये आ रहे हैं 1626 में जसवंत सिंह। और इसके पहले जितने भी लोग हैं वो, अब आप सबको कमेंट करके हमें रसरतन का समय बताना होगा और मोहनलाल मिश्र का समय जो है आपको कमेंट करके बाद में बताना होगा। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप लोग इन कवियों का नाम, इनकी जन्म तिथि हमें कमेंट करके बताइएगा। बिहारी भूषण मतिराम और कुलपति मिश्र, अब ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी अभी हम लोगों ने बिहारी का समय देखा था। तो बिहारी का समय क्या है? 1595। देखिए बिहारी का हम कैसे याद रखेंगे कि बिहारी ने जितनी भी रचनाएं लिखी उसमें 16 वर्ष की कन्याओं का वर्णन किया है। 16 वर्ष की कन्याओं का, यानी इनकी जन्मतिथि में 1600 में केवल 5 ही कम है। तो जब भी इनकी जन्मतिथि आप भूले तो यही याद रखना है कि 16वीं शताब्दी से केवल 5 साल पहले ही इनका जन्म हुआ था। किसका? बिहारी लाल का। ठीक है, अब भूषण हमारे कवि आते हैं। तो जो भूषण है 1613, भूषण 1613। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो जो भूषण है वो कैसे कवि थे? वीर रस के कवि थे। तो वीरता वाला काम क्षत्रियो कहां किस साल से किस साल तक होता है? तो 13 साल से 16 साल तक, यानी कोई बालक 13 साल से है तो वो 17 साल तक, 16 साल तक युद्ध करता है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? 12 बरिस लो कुकुर जिए, 13 बरिस लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जी आगे जीवन को धिक्कार। यानी 13 साल से वो युद्ध सीखने लगता है और 16वें साल में युद्ध के लिए निकल जाता है और 18 तक युद्ध लड़के मर जाता है। तो याद रखेंगे कि भूषण 1613, इस तरह से अगर इनकी डेट को याद रखेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, मतिराम, मतिराम की डेट भी मैंने आपको याद कराई थी। क्या याद कराई थी? 1617। अब देखिए मैंने क्या याद कराया था
कि किसी की जो मति है वो राम भरोसे हो जाती है, मति खराब हो जाती है। तो मति कब खराब होती है? तो मति खराब होती है जब कोई व्यक्ति 16वें और 17वें साल में होता है, यानी 16वें साल से आगे बढ़ता है और 17वें साल तक। तो 16वें 17वें साल तक उसकी मति हमेशा खराब हो जाती है। ठीक है। अब इसमें एक कवि आते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, अब बताइए कुलपति मिश्र का क्या समय है? कुलपति मिश्र, फटाफट बताइए। अब देखिए जो कुलपति मिश्र हैं ये किसके समकालीन हैं? अब अगर इस सवाल को देखें तो राइट आंसर ठीक है, 17 मती। हाँ 17 से मती को याद रखिएगा। तो 17 से जब मती को याद रखेंगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके बिहारी आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले आ जाते हैं 1595 में। मतीराम और इसके बाद जितने भी लोग आते हैं वो कब जाते हैं? वो सब जाते हैं 16वीं शताब्दी में। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। और सबसे अंत में कौन आते हैं? आपके कुलपति मिश्र आते हैं। सबसे अंत में कौन आते हैं? कुलपति मिश्र आते हैं। अब कुलपति मिश्र ने जो उनका समय है वो एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है, उनका एग्जैक्ट समय नहीं आता। तो उन्होंने जो रचनाएं लिखी उसके आधार पर उनकी तिथि निर्धारित की जाती है। तो उनकी रचनाएं रस रहस्य 1670 में उनकी रचना आती है, रस रहस्य। और उसके बाद द्रोण पर 1680 में आती है और युक्त तरंगणी 1686 में आती है। उनका जो रचना काल था वो 1670 से लेकर 1686 तक माना जाता है। अब इनका जो जीवन काल है, कविता काल, 1724 से 1743 तक माना जाता है। 1724 से 1743 तक कुछ लोग इनके जीवन काल को मानते हैं। तो अगर हम देखें तो इनका जो कुल मिलाकर ये सबसे अंत में ही ठहरते हैं, क्योंकि इनका समय निर्धारित नहीं है। यानी अगर इनका कविता काल पूछा जाएगा कुलपति मिश्र का, तो ये मथुरा के चौबे थे, ठीक है, मथुरा के चौबे। और इनका कविता काल संवत 1724 से 1743 तक निर्धारित होता है, ठीक है। तो अगर संवत में 57 घटाएंगे तो स्थितियां वही आ जाएंगी, इसका मतलब ये लास्ट में आएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार लगाइए, ठीक है, निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार लगाइए। अब देखिए यहां पर सुखदेव मिश्र आ रहे हैं, सुखदेव मिश्र, देव आ रहे हैं और नेवाज और श्रीधर आ रहे हैं। सुखदेव मिश्र, देव, नेवाज और श्रीधर। चलिए फटाफट बताइए। अब यहां देखिए जो देव हैं उनका तो आप लोग जानते ही होंगे, श्रीधर का समय आप लोग जानते हैं, नेवाज का समय कम मिलता है और सुखदेव मिश्र का जो समय है वह कम मिलता है। तो फटाफट आप लोग देव का समय बताइए। देव का समय तो आप जानते हैं 1673 जो समय है वो देव का है। देव का समय क्या है? 1673 है। अब आते हैं श्रीधर। कौन आते हैं? श्रीधर। ये रीतिकाल के कवि हैं।
तो श्रीधर कौन है? इनका एक और नाम मिलता है, श्रीधर रीति ग्रंथकार कवि हैं, या इनको मुरलीधर भी कहा जाता है। इनका दो नाम मिलता है, श्रीधर या मुरलीधर। अब जो श्रीधर या मुरलीधर हैं, अब इनकी जो रचनाएं हैं, इनका समय काल 1650 से 1850 के बीच माना जाता है, यानी इनकी भी जो तिथि है वह नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये पूरे रीतिकाल में ये श्रीधर हैं, तो पूरे रीतिकाल का जो समय है वो लगभग इतना बनता है। लेकिन अब इसमें श्रीधर या जो मुरलीधर हैं, इनका समय हम अब, अच्छा एक चीज ये देखना होगा कि चलिए इनको छोड़ते हैं, बाकी कवियों को पहले लेते हैं, छोड़ देते हैं इनको, बाकी कवियों को लेते हैं। हमारे नेवाज साहब हैं, तो नेवाज किस में आते हैं? 1680 में आते हैं। और किस वर्ग के कवि में आते हैं? तो यह आपके 1680 में, श्रीधर 1680, नेवाज कवि 1680 ईस्वी में आते हैं। नेवाज 1680 में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं सुखदेव मिश्र पर। सुखदेव मिश्र का जो समय है वो 1626 के आसपास मिलता है, यानी कोई एग्जैक्ट तिथि इनकी नहीं मिलती है, 1626 के आसपास इनकी तिथि मिलती है। 1680 निवास का एकदम कंफर्म है। अब इसमें श्रीधर की जो जन्मतिथि है वह अनुपलब्ध है, वो मिलती नहीं है। तो अब इसी आधार पर क्या करना है हमें? नहीं, जीवित नहीं थे, उसके बीच में मिलता है। मैं रीतिकाल का पूरा समय बताया उस 200 साल के बीच में, वो 200 साल वो जीवित नहीं रहे। ठीक है, अब यहां देखें तो सुखदेव मिश्र सबसे पहले हमको मिल रहे हैं 1626, फिर देव हमको मिल रहे हैं 1673 में, फिर नेवाज मिल रहे हैं 1680 में, और फिर जो हमारे श्रीधर साहब मिल रहे हैं, श्रीधर की जो डेट है वह, इनकी डेट जो मानी जाती है 1686 से 1690 के बीच में इनका समय माना जाता है। डेट इनकी नहीं मिलती है। तो अब यहां देख लेते हैं, सबसे अंत में हमारे जो आएंगे वो श्रीधर आएंगे। ठीक है, ये डेट आपकी सबने हमने कंफर्म कर ली। अगली, सही कालक्रम बताइए रीतिकाल में। रसलीन, रसलीन का जो समय है 1699, ये जरूर याद रखिएगा कि रसलीन का समय क्या है, 1699। तोष, भिखारी दास और श्रीपति। चलिए अब हम तोष के पास चलते हैं। तो तोष का भी समय जो है वह कंफर्म में नहीं है, लेकिन ये 1670 के आसपास, 1670 से 1690 के आसपास उपस्थित थे। ठीक है, तो साहब जो हमारे मिलते हैं, ये इनका लगभग समय इनका ये मिलता है तोस का। अब इसी में हम रसलीन को देखते हैं।
कि रसलीन का जो समय है वह कब मिलता है। भिखारी दास हमारे एक आचार्य हैं, तो आचार्य कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, तो इनका भी समय भिखारी दास का भी स्पष्ट नहीं मिलता है। तो 1730 से लेकर 1740 के बीच में इनका समय मिलता है, इनका भी समय स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं श्रीपति पर। किस पर आते हैं? श्रीपति पर आते हैं। अब श्रीपति, अब एक को छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं कि क्या स्थिति स्पष्ट हो पा रही है। तो सबसे पहले इन सभी डेट के हिसाब से अगर देखें तो जो हमारे भिखारी दास हैं इनकी डेट थोड़ा सा यहां पर एक मिनट, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये उल्टा मैंने लिख दिया है। ये 1700 भिखारी दास नीचे आ जाएंगे 1770, और ये इनको हम 1730 से, और रसलीन 1699। हाँ, तोस की बात करते हैं तो तोस जो हैं ये आपके 16वीं शताब्दी के हैं, यानी 1630 से 1640 के बीच में आते हैं तोस आपके। फिर बात करते हैं भिखारी दास साहब की। तो भिखारी दास जो हैं ये आपके 17वीं शताब्दी में आते हैं, यानी 1720 से 1730 के बीच में आते हैं। अब अगर इनकी डेट देखें तो सबसे पहले हमारे तोस साहब आ रहे हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? तोस आ रहे हैं, और फिर हमारे रसलीन साहब आ रहे हैं, और फिर यहां पर भिखारी सबसे अंत में आएंगे। श्रीपति का जो समय है, श्रीपति का जो समय है वो भिखारी दास से पहले का है। किससे पहले का है? भिखारी दास से पहले का है, यानी रसलीन से बड़े हैं, रसलीन से बड़े हैं। तो ये 1700 के आसपास का जो समय है वो श्रीपति का माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ग। इन कवियों का काल क्रमानुसार लगाइए। पद्माकर, दूल्ह, थान कवि और बेनी बंदीजन। मुझे लगता है कि आप लोग ये डेट वाले प्रश्न से ऊब गए हैं, तो बाकी ये डेट वाले सवाल कल करवाता हूं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, हाँ 16 से लेकर 16 से 22 तक कल करवाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। ठीक है, 16 से 22 तक कल करवाते हैं डेट वाले जो सवाल हैं। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए, अब यहां पर अभी आसान से सवाल हैं, अब आप इसमें अपने आप को सम्मिलित कर पाएंगे, क्योंकि वैसे क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एकदम बाहर हो गए हैं ना। तो सुजानानंद, श्रृंगार लतिका, प्रेम वाटिका, आनंद रघुनंदन नाटक, ये रचनाएं हैं। चलिए, हाँ, तो देखिए यहां पर हम अगर प्रेम वाटिका की बात करें
तो ये एकदम सही अपने सामने लिखी हुई है। आनंद रघुनंदन नाटक की बात करें तो आनंद रघुनंदन नाटक जो है वह आपके नागरीदास का सुजानानंद है। ठीक है। द्विजदेव का श्रृंगार लतिका है, रसखान की प्रेम वाटिका है, और आनंद रघुनंदन नाटक जो है वो विश्वनाथ सिंह का है। फास्ट चलिए, हाँ इसीलिए मैंने कर दिया कि फास्ट हो जाए, क्योंकि डेट में तो समय लगेगा। हाँ, नागरीदास महाराजा विश्वनाथ सिंह, नरोत्तम दास मंडन। अब यहां क्या करना है, आप जल्दी, जितना जल्दी जवाब देंगे उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ लेंगे। रचयिता के साथ यहां पर सुमेलित करना है। चलिए, नागरीदास का है मनोरथ मंजरी। मनोरथ मंजरी, आनंद रघुनंदन, सुदामा चरित, मंडन का मिल जाता है रसरत्नावली। कैसे याद रखेंगे? नागरीदास का मनोरथ मंजरी, नागरी की मनोरथ थी कि वो पूरे देश में छाए। महाराजा विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन, राजा लोग आनंद करते हैं। नरोत्तम जो है वही सुदामा का चरित्र लिख सकता है, हर व्यक्ति नहीं लिख सकता है। और मंडन का रस रत्नावली, जो मंडन करेगा, मंडन खंडन मंडन करेगा, वो रस पाएगा। ऐसे याद करेंगे, यानी कि इसका ग हो जाएगा। जुगल रस माधुरी, ककहरा ध्रुवचरित रस विलास। अब देखिए, जुगल माधुरी नागरीदास की रचना है, ककहरा विश्वनाथ सिंह की रचना है, ध्रुवचरित नरोत्तम दास की रचना है, और रस विलास मंडन की रचना है। तो जुगल माधुरी, जुगल रस माधुरी नागरीदास की है, ककहरा विश्वनाथ की रचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा, ककहरा। अब देखिए, विश्वनाथ जो विश्व के नाथ हैं, तो वहां आप जाते हैं क्या पढ़ते हैं? ककहरा पढ़ते हैं। भगवान को याद करने के लिए ककहरा पढ़ते हैं, ऐसा याद करिए। ध्रुव चरित, ध्रुव का चरित कौन लिखेगा? जो नरों में उत्तम होगा। और सुदामा का भी चरित्र वो लिखेगा जो नरों में उत्तम होगा। ठीक है। रस का विलास, रस का विलास कौन करेगा? खंडन मंडन करेगा। रचनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। ठीक है। अब यहां पर यह भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। अब यहां पर एक रचना है मदनाष्टक, अर्धकथानक, कवित्र रत्नाकर और छंद विचार। अब बताइए, मदनाष्टक रचना किसकी है? तो मदनाष्टक जो रचना है वो तुलसीदास के समकालीन कौन थे? रहीम दास। तो आप ये देखिए कि इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है? रहीम आ रहे हैं। अर्धकथानक अभी अभी हम लोगों ने देखा था, बनारसी दास का है, तो ये बाद के हैं, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। कवित्र रत्नाकर किसका है? सेनापति का है, तो 17वीं शताब्दी में आ रहे हैं ये। छंद विचार एकदम लास्ट की रचना है। तो इस तरीके से इनके रचनाकारों के आधार पर इसको हम लगा सकते हैं। सही कालक्रम बताइए। रस रत्न, बिहारी सतसई, शिवा बावनी और रस रहस्य। ठीक है, यह भी काफी अच्छा सवाल है। तो रस रत्न, बिहारी सतसई, शिवा बावनी और रस रहस्य। ठीक है। तो ये जो रस रत्न ग्रंथ है यह किससे संबंधित है? तो रीतिकाल में जो रस निरूपक ग्रंथ हैं उनसे संबंधित यह एक ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मैंने आपको याद भी कराया था कि कैसे आप रस निरूपक ग्रंथों को याद करेंगे। अब फटाफट कमेंट करके बता दीजिए रस रत्न किसका ग्रंथ है। जैसे एक ग्रंथ है रस रंग,
तो रस के रंग में कौन रमा था? ग्वाल रमे थे। रस के साथ रत्न अगर देखेंगे कि रस के रत्न में कौन रगा, रस रंग हो गया। रस सागर अगर देखेंगे तो श्रीपत की है। रस भूषण याकूब खां की रचना है। रंग तरंग अगर देखेंगे, रंग तरंग अगर देखेंगे तो यह नवीन की रचना हो जाती है। ठीक है। और मतिराम की रचना का नाम क्या है? रसराज है। ठीक है। तो बिहारी से पहले रसरत्न लिखी गई है और शिवा बामनी तो आप जानते ही हैं भूषण की रचना है, ये बाद में ही आई है। और रस का रहस्य 17वीं शताब्दी में कुलपति के द्वारा लिखी गई है ना। तो ये रचनाएं पहले ही लिखी गई हैं। हाँ, तो पहले रसरत्न, फिर बिहारी सतसई, फिर शिवा बावनी और सबसे अंत में 17वीं शताब्दी में रस रहस्य। ये ए ऑप्शन सही। रचनाओं का सही कालक्रम बताइए। काव्य सरोज, जंगनामा, भाव विलास और वृत्त विचार। चलिए अब देखिए, अब अगर आप छंद निरूपक ग्रंथों में चलेंगे तो वहां उन ग्रंथों में क्या लगेगा? वृत्त शब्द लगा रहेगा। तो सुखदेव मिश्र की रचना का नाम क्या है? वृत्त विचार है, जो कि किससे संबंधित ग्रंथ है? और एक दशरथ कवि आते हैं, उनकी भी रचना का नाम क्या है? वृत्त विचार है। तो दो ग्रंथ लिखे गए वृत्त विचार के नाम से। एक ग्रंथ दशरथ के नाम से। मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं क्या? तो ये देखो, ये तो सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार है और दशरथ के ग्रंथ का नाम भी क्या है? वृत्त विचार है। विलास शब्द आया है तो ये देव की रचना हो गई। भाव विलास की अगर बात करें, यह किसकी रचना हो गई? देव की रचना हो गई। ठीक है। अब इस अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका इनमें कौन आ रहा है? सबसे पहला आ रहा है वृत्त विचार। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वृत्त विचार सबसे पहले आएगा। ठीक है। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालक्रम की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम बताइए। देखिए, जंगनामा आपने पूछा है तो जंगनामा रीतिकाल में कई लोगों के द्वारा लिखी गई, जिसमें शाह मोहम्मद, नंद सिंह, अमिताभ घोष, तो ज्यादातर जो कवि हैं यह आपके इसके अंतर्गत रीतिकालीन कवियों के सम्यक हैं। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। रचनाओं को काला क्रमानुसार लगाना है। अब यहां है पजनेश प्रकाश, व्यंगार्थ कौमुदी, यमुना लहरी और जगत विनोद।
तो जगत के साथ विनोद कौन करेगा? जगत के साथ, अब ये नाम क्या है? हाँ एकदम सही बात है, ये सारे नाम जंगनामा के हैं। इसके अलावा आपके रीतिकाल में अगर देखें, एक कवि ऐसे हैं जिन्होंने जंगनामा लिखा है, ठीक है। ये सारे समकालीन है जिनको उन्होंने इसको आधार बना के लिखा था। अब बात कर रहे थे रचनाओं को कालाक्रमानुसार लगाइए। पजनेश प्रकाश व्यंगार्थ कौमुदी, व्यंगार्थ कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण रचना है और पूछी भी जाती है किस रचना का विषय क्या है। व्यंगार्थ कौमुदी फटाफट बताइए, तो बहुत आसान सी रचना है, सभी लोग बता देंगे। ठीक है, पद्माकर, ठीक है। अब जगत विनोद, जगत के साथ विनोद कौन करेगा? पद्माकर करेंगे। तो पद्माकर साहब कहां के हैं? ये तो सबसे अंत के कवियों में आते हैं पद्माकर ना, पद्माकर को हम अंत के कवियों में रखते हैं। 1653 में हम पद्माकर को पाते हैं और एक पद्माकर हमको 1753 में मिलते हैं, ठीक है। दो पद्माकर रीतिकाल में मिलते हैं। तो ये साहब जो हैं वो 1753 वाले हैं। हाँ, व्यंगार्थ कौमुदी, अच्छा, व्यंजक कॉमेडी प्रताप शाही, अच्छा प्रताप शाही। हाँ, तो व्यंगार्थ कौमुदी कौन है? जो बहुत व्यंग करेगा वो व्यक्ति कैसा होगा? बहुत ही प्रतापी होगा, ठीक है। यमुना लहरी और पजनेश प्रकाश, तो पजनेश इसमें नाम ही लगा हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी पजनेश का नाम लाने में। अब बात आती है यमुना लहरी किसकी रचना है? यमुना यश भी एक रचना मिलती है और एक रचना मिलती है यमुना लहरी भी ना, बताइए। प्रताप शाही का जो समय है वो लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास इनका समय ठहरता है, ठीक है। 1790 के बाद का समय इनका ठहरता है। यमुना की लहर को देखने के लिए कौन जाएगा? तो जो उसके आसपास गाय चराने जाएगा वही यमुना की लहर जानेगा। तो ग्वाल जो है यानी गोप, वहां पर गाय चराने कौन जाएगा? गोप या ग्वाल जाएंगे ना, ग्वाल कवि। अब यहां देखिए 1791 समय हो गया गोप या ग्वाल कवि का, गाय चराने जा रहे हैं 1791 में, ठीक है। अब तो लगभग सबका मामला क्लियर हो गया। अब यहां एक कवि आ रहे हैं पजनेश, ये बहुत बाद के कवि हैं, 1815 के कवि हैं। ये सबसे पजनेश प्रकाश है तो इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो राइट के आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएंगे हमारे पद्माकर, जगत विनोद, फिर आएंगे यमुना लहरी, फिर व्यंगार्थ कौमुदी और सबसे अंत में जाएंगे पजनेश प्रकाश। तो राइट आंसर हो जाएगा घ, ठीक है, जगत विनोद। अगला मतिराम दूषण भूषण देव बिहारी, तो यहां दूषण जो शब्द आ गया है इधर रहेगा, ये दूषण उल्लास। चलिए, तो मतिराम की रचना क्या है? मतिराम सतसई है। दूषण की रचना है दूषण उल्लास। देव क्या करते हैं? सुजान के साथ विनोद करते हैं और बिहारी लिखते हैं बिहारी सतसई, ठीक है। हाँ हाँ, मैं गोप बताया था, गोप का मतलब है गाय चराने के लिए वो यमुना के किनारे जाते हैं, ठीक है। कौन जाता है? ग्वाल जाते हैं, ग्वाल।
ग्वाल का मतलब जो गाय पालने वाले होते हैं, गोप, गोप को पालने वाले ग्वाल यमुना के किनारे जाते हैं तो उनको यमुना की लहर दिखती रहती है। ठीक है, यह बताया था। बाकी गोप की रचना है, हाँ गोप की रचनाएं अलग मिलेंगी आपको। गोप की रचना रामालंकार, रामचंद्र भूषण मिलेगी, रामचंद्र भूषण, रामचंद्र भरण, ये रचनाएं गोप कवि की हैं। गोप का मतलब मैंने गाय से बताया था। रामचंद्र भूषण और भरण जो है यह आपके गोप की रचना है। ग्वाल की यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद और राधाष्टक, राधा माधव मिलन, ये सारी रचनाएं मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर ये हम लोगों का टिक लग गया, यानी ऑप्शन ग सही है। अगला, निम्नलिखित रचना रचयिताओं को सुमेलित करिए। तो अलंकार, अलंकार पंचाशिका, रस रहस्य, ये हमारा टाइपिस्ट जो है ना अंत में जैसे बौखला जाता है जब सारे सवाल गलत टाइप कर देता है। भाई क्या कहे महोदय को, आज बात ही करना पड़ेगा। चलिए, तो मनीराम लिख दिया, मतिराम। तो अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? मतिराम की है। ठीक है, और उसके बाद भूषण, भूषण की रचना है दूसरी, भूषण हजारा, दूसरी रचना है, यहां लिखना पड़ेगा अलग से, मैं लिखता हूं अलग से। अलंकार पंचाशिका, पहली रचना है अलंकार पंचाशिका। तो अलंकार पंचाशिका किसकी रचना, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। मतलब अंत तक पहुंचते पहुंचते जो मन आता वो लिख देते हैं, हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया हम ही नहीं आ रहा है, क्या ही लिख दिया है। अलंकार पंचाशिका, भूषण हजारा, प्रेम तरंग, और सबसे अंत में ये आपका रस रहस्य तो लिखा ही हुआ है। चलिए अब मिला लेते हैं। तो अलंकार पंचकाशिका मतिराम की हो गई, भूषण हजारा भूषण की हो गई, प्रेम तरंग देव का हो गया, और रस रहस्य कुलपति मिश्र का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना एवं रचयिता का मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कुशल विलास, तो कुशलता के साथ विलास कौन करेगा? देव करेंगे। फंद विचार सुखदेव की रचना है, और एक रचना यहां और मिल रही जो थोड़ी नई रचना आपके लिए है, जंजीर बंद रचना का नाम है, जंजीरा बंद रचना का नाम है। तो यह किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी की, कवि कल कल्पद्रुम। ये रचना आपकी श्रीपति की हो जाती है। ठीक है, तो जंजीरा बंद रचना का नाम है ख। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलान कीजिए। कवि कुल कल्पतरु हित तरंगिणी कवि प्रिया श्रृंगार सागर, तो ये सारी रचनाएं एकदम आपको मालूम है। ठीक है, इसमें कोई भी रचना ऐसी नहीं जो आपको ना आती हो। तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की हो गई, हित कौन करेगा? कृपा में करेगा। कवि की प्रिया कौन है? केशव हैं। और श्रृंगार सागर कौन है? मोहनलाल मिश्र हैं। ठीक है, तो श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की हो गई। इस तरह से 34 का ख सही हो गया। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। केशव, चिंतामणि, पुहकर और कर्णेश। ठीक है,
तो केशव क्या करते हैं, रसिक प्रिया इनकी रचना हो गई। चिंतामणि का छंद विचार हो गया, कुहकर का रस रत्न हो गया, और कर्णेश का कर्णाभरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ग ऑप्शन सही हो गया। 36, काव्य विवेक, रामचंद्रिका, श्रुति भूषण और रहीम सतसई। तो काव्य का विवेक किसके पास है, चिंतामणि के पास। रामचंद्रिका 1603 में लिखी गई कि 2 में, कब में लिखी गई, रामचंद्रिका की डेट बताइए, कई बार पूछा गया है। श्रुति भूषण, तो अगर आप किसी को कोई चीज सुनाएंगे, किससे सुनाएंगे, कान से, कर्णेश। रहीम सतसई रहीम के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो रामचंद्रिका की डेट फटाफट बता दीजिए। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ख। कर्णेश, रहीम, केशव और चिंतामणि। अब यहां देखिए कर्णेश, तो कर्णेश ने एक रचना लिखा है भूप भूषण। रहीम ने बरवे नाई का भेद लिखा, आपको मालूम ही है। चिंतामणि ने क्या लिखा है, तो वीर सिंह देवचरित जो लिखा है केशव ने। और चिंतामणि का क्या है, काव्य प्रकाश है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूभूषण, बरवे नाई का भेद, वीर सिंह देवचरित और काव्य प्रकाश, ख। हाँ ठीक है, एकदम सही है। 1601, किसी ने 3 भी लिखा था। निम्न का मिलान कीजिए, रामायण, विज्ञान गीता, मदनाष्टक और भाषा भूषण। अब देखिए यहां रामायण जो ग्रंथ लिखा है वो चिंतामणि ने लिखा है। जब आदमी चिंता में रहता है तो रामायण ग्रंथ को पढ़ता है। ठीक है, विज्ञान गीता केशव की है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मदनाष्टक रहीम का है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और भाषा भूषण अलंकार विषयक ग्रंथ है जसवंत सिंह का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। असंगत का चयन करिए, ललित ललाम, मतिराम, तिलक शतक सेनापति, भवानी विलास देव, कवित रत्नाकर सेनापति। तो यह सेनापति की रचना नहीं है। भवानी विलास, भाव विलास, ये सारी रचनाएं देव की हैं। ठीक है, आज तो बड़ा समय हो गया भाई। अगला, चिंतामणि, केशव, रहीम और जसवंत सिंह। तो चिंतामणि का श्रृंगार मंजरी हो गया, केशव का रतन बावनी हो गया, रहीम की नगर शोभा हो गई, और जसवंत सिंह का अपरोक्ष सिद्धांत हो गया। निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। पिंगल, चिंता में कोई रहता है बहुत व्यंग बोलता है, पिंगल रचना हो गई। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है, केशव की हो गई। रास पंचाध्यायी रहीम की रचना हो गई। अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह की। सही लगा है, पिंगल चिंतामणि, जहांगीर जस चंद्रिका केशव, रास पंचाध्यायी रहीम, अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह। पद्माकर, घनानंद, गुरु गोविंद सिंह और सूदन। तो मैंने आपको बहुत बार इन सारी रचनाओं को याद कराया है। तो पद्माकर ने लिखा है राम रसायन, घनानंद ने लिखा है कोकसार, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है बुद्धि सागर, सूदन ने लिखा है सुजान का चरित्र। ठीक है, तो क सही हो गया।
ठाकुर ठसक, तो ये ठाकुर की रचना हो गई। गोविंद रामायण गुरु गोविंद सिंह की रचना हो गई। रसकेली वल्ली घनानंद की रचना हो गई। और प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना हो गई। देव श्रीपति गोरेलाल और सुखदेव मिश्र, तो देव क्या करते हैं, जाति के साथ विलास करते हैं। श्रीपति रस के सागर हैं। गोरेलाल छत्र प्रकाश लिखते हैं और सुखदेव मिश्र रसायनों लिखते हैं। ग रस विलास श्रृंगार लता, विष्णु विलास और सुधा निधि, रस के साथ विलास देव करते हैं। श्रृंगार की लता जिसके पास होती बड़ा सुखी होता है। विष्णु के साथ विलास गोरे लोग करते हैं। सुधा निधि तोष की रचना है। 346। अब यहां देखिए 46 का सवाल है। देव, सुखदेव मिश्र, श्रीपति, राधा माधव, कालिदास त्रिवेदी, तो देव के साथ क्या होगा, चरित इनका लिखा जाएगा देव चरित। सुखदेव मिश्र फाजिल अली प्रकाश, और श्रीपति माधव अनुप्रास विनोद, कालिदास त्रिवेदी बुध मिलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग। 47 प्रेमचंद्रिका। अब देखिए रामचंद्रिका और प्रेमचंद्रिका, मैंने आपको बताया था ये दोनों रचनाएं एकदम मिलती जुलती हैं, तो बहुत गलत होती हैं। प्रेमचंद्रिका देव की है, रामचंद्रिका केशव की थी। दशरथ राय, सुखदेव मिश्र, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, अलंकार गंगा श्रीपति की। तो राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, अगला सवाल। गंगा लहरी, सुजान सागर, सुनीति प्रकाश, विरह बारिश, तो विरह की बारिश क्या होती है, आपको बोध होता है उसका, होता है। तो गंगा की लहरी पद्माकर, सुजान के सागर घनानंद, सागर बहुत घना होता है, बहुत सारा पानी होता है। सुनीत प्रकाश गुरु गोविंद सिंह की है। और विरह की बारिश का क्या होता है, बोध होता है, घ। पद्माकर, घनानंद, गुरु गोविंद सिंह और बोधा की रचनाएं हैं। तो पद्माकर गंगा लहरी, घनानंद कृपाकंद, गुरु गोविंद सिंह प्रेमस मार्ग, बोधा इसका का नाम बोध होता है। तो इस अनुसार 49 का जो राइट आंसर होगा वो ख होगा। आज का अंतिम सवाल। तोष, ग्वाल, सुखदेव मिश्र और देव, तोष ने क्या लिखा है, जो संतोषी होता है उसके अंदर विनय बहुत होता है, तो तोष विनय शतक। ग्वाल बहुत रसिक होते हैं, रसिकानंद। सुखदेव, जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है उसको अध्यात्म के शरण में जाना चाहिए, अध्यात्म प्रकाश। और देव के पास काव्य का रसायन होता है। शाहजहांपुर में बारिश हो रही है, यहां दिल्ली में भी बारिश हो रही है, सुबह भी हुई थी, हो सकता है मैं बाहर निकलूं तो बारिश हो रही हो। तो ये आज का सवाल था, काफी कठिन सवाल थे क्योंकि डेट पर आधारित ज्यादातर प्रश्न थे। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अभी 5 सवाल समय की वजह से छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जब डेट वाले सवाल होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 5 सवाल मैंने डेट वाले छोड़े हैं। तो रीतिकाल पर एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें केवल डेट ही वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये डेट वाले प्रश्न जो हैं और मैं लेके आऊंगा जिसमें केवल डेट से ही संबंधित प्रश्न होगा कि रीतिकाल के
कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनकी डेट आपको याद होनी चाहिए और कौन कौन से रचनाकार हैं जिनकी डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फिर मिलेंगे आपसे। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। यूजीसी नेट के नए बैच में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी टीयर 4 और डीडब्ल्यूएसबी के बैच में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं, तो नंबर एक ही है 9628959237। इसी नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।